वायरस को पढ़ेंगे बायोलॉजी में, जो भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं जिनसे बहुत सारे मात्रा में प्रश्न बनते हैं, जैसे कहते हैं ना दबा कर प्रश्न बनना, तो जो जिनसे भी दबा कर प्रश्न बनते हैं उन्हीं सारे चैप्टर्स को पढ़ना मेरा टारगेट है। ठीक है, इसमें जो भी चीज़ें हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये ध्यान दीजिए कि अगर बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन आएगा तो 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिन जो अकेले आपको 7 प्रश्न आपको दे देने वाले हैं। रही बची 3 प्रश्न तो वो सीधे सीधे उसमें समझने की कोई बात नहीं होती है, रट्टा मारने की बात होती है, तो वो आप रट्टा मार के चीज़ों को समझ सकते हैं। तो आ जाते हैं सीधे वायरस पर। चलिए वायरस को समझते हैं कि पहले तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, छोटे छोटे एग्जाम में वन लाइनर के तौर पर पूछा जाता है कि वायरस के अध्ययन को क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, वायरोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो वायरस के अध्ययन को क्या क्या कह दिया हमने, वायरोलॉजी। आगे देखिए इसकी खोज कहाँ पर हुई, तो एक रूस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था इवानास्की। क्या नाम था, इवानास्की। ठीक है, इवानास्की इनका नाम था। इन्होंने तंबाकू की पत्ती पर इसको सबसे पहले देखा। तो प्रश्न ये बनता है कि वायरस को सबसे पहले किसने देखा, तो इवानास्की ने कहाँ देखा था, कहाँ देखा था, तो तंबाकू के पौधे की जो पत्ती होती है उसी के ऊपर इन्होंने वायरस को देखा था। उसके बाद में जब वायरस पर रिसर्च किया गया तो ये देखा गया कि ये एक प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। ये क्या है, एक प्रकार के न्यूक्लियोप्रोटीन हैं जिनका आनुवांशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए होता है। जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी रहते हैं। ठीक है, ये न जीवित रहते हैं न ये मरे हुए रहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, जीवाणु और इन्हें कहते हैं जीवन और मरण के बीच की इनकी स्टेज रहती है। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं। यही इसका स्ट्रक्चर होता है वायरस का। ठीक है, इसमें होता क्या है कि ये ऊपर वाला पार्ट हेड कहलाता है। ऊपर वाला जो पार्ट है ये देखेंगे ये क्या कहलाता है, इनका सिर कहलाता है, हेड कहलाता है। और यहाँ से जो नीचे वाला पार्ट है इसे हम टेल कहते हैं। टेल मतलब पूंछ, नॉर्मल से चीजें हो गई। इनके बीच में ही इनका आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। वो या तो आरएनए हो सकता है या फिर वो डीएनए हो सकता है। बात समझ में आ रही है, या तो वो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए और डीएनए दोनों हो सकता है। ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अध्ययन वायरोलॉजी कहलाएगा। इवानास्की ने इसको तंबाकू के पौधे की पत्ती पर खोजा था। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, ये भी बहुत है कि वायरस क्या होते हैं, तो वायरस क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है। दूसरी चीज इनका आनुवंशिक पदार्थ आरएनए और डीएनए होता, आप जान गए। अब समझना है कि वायरस कितने प्रकार के हैं, तो वायरस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होने का मतलब है कि वो कहाँ पर प्रभाव उनका होता है उसके आधार पर ही बांटा गया है। तो जो पहला प्रकार है उसे कहते हैं प्लांट वायरस। क्या कहेंगे, प्लांट वायरस। इसका जो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है वो क्या होता है, आरएनए होता है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो प्लांट हो गया पहला, ये प्लांट पर लगते हैं, जैसे जिसको इन्होंने खोजा था इवानास्की ने तंबाकू के पत्ती पर खोजा था। ये कैसा मतलब वायरस था, तो प्लांट का वायरस था। ठीक है, जो प्लांट पर लगते हैं वो उनका जो न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होगा, आरएनए होगा। अब दूसरा जो एनिमल्स पर लगते हैं, जैसे ये कोरोना है ना, बहुत खतरनाक है। इससे खतरनाक वायरस शायद ही कोई अब तक आया होगा। ठीक है, इतना खतरनाक है कि पूरा देश नहीं पूरा विश्व से परेशान है, बस बच्चों को छोड़कर। बच्चों को पढ़ना नहीं है, फ्री में पास हो जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और जो भी बच्चे बिना एग्जाम के फ्री में पास हो गए हैं उनको मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसा हम लोग के साथ नहीं हुआ, हमें हर एग्जाम पास करना पड़ा। तो कोरोना क्या है, एक प्रकार से वायरस है। ये कैसा वायरस है, तो ये एनिमल का वायरस है। वायरस की एक चीज और है कि इनकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो हमेशा चेंज होते रहता है। इसीलिए वायरस पर जो वैक्सीन बनती है, जो उसका टीका बनता है, एक तो वो 100% कारगर नहीं होता है। दूसरी चीज कि वायरस के खिलाफ टीका बनाना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। इसीलिए इतने अधिक समय लग गए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों को टीका बनाने में। अभी भी आप देख रहे हैं टीका पर विवाद चलता हुआ है, हालांकि टीका लगवाइए, अच्छी बात है। दूसरी एनिमल की बात कर रहे थे कि एनिमल पर जो वायरस होते हैं, जो एनिमल पर वायरस होते हैं वो होते हैं आरएनए और डीएनए। उनका जो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है वो आरएनए भी होता है और डीएनए भी होता है। तीसरे की बात करते हैं, उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को ही खा जाए, मतलब बैक्टीरिया जीवाणुओं को जो खा जाए, वैसे वायरस को क्या कहेंगे, उन्हें हम कहते हैं बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज कैसा है, तो ये
बैक्टीरिया जीवाणु पर लगने वाला है और इसका जो न्यूक्लियो प्रोटीन है वो क्या है, वो है डीएनए। तो डीएनए क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज का न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। प्लांट का न्यूक्लियो मतलब प्लांट के वायरस का न्यूक्लियो प्रोटीन क्या होगा, आरएनए होगा, और एनिमल का आरएनए और डीएनए होगा। थोड़ी सी बातें भी देखिए बैक्टीरियोफेज के बारे में समझ लेती हैं कि एक नदी है भारतवर्ष में, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है पूरे भारत की, ठीक है, गंगा जी, गंगा माता भी लोग कुछ कहते हैं, गंगा जी भी कहते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी में आपने सुना होगा कि इसमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते, ठीक है, इनमें कीड़े मकोड़े नहीं पड़ते। लोग बड़ा हैरत अंगेज थे, कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं, माता जी ने आशीर्वाद दिया है। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है माता जी ने अपने आशीर्वाद में इस बैक्टीरियोफेज को भेज दिया है। गंगा जी ने क्या किया, अपने ही आशीर्वाद से इस बैक्टीरियोफेज को अपने नदी में मतलब अपने जल में डाल दिया है। ये बैक्टीरियोफेज क्या करता है, वायरस है, ये क्या करेगा, जितनी भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं उनको खा जाएगा। जब ये जीवाणुओं को खा जाएगा, ठीक है, कीट और जो छोटे छोटे आप कहें तो कीड़े मकोड़े हैं उनको भी ये क्या करता है, बैक्टीरियोफेज खा के खत्म कर देता है। तो जब बैक्टीरियोफेज सारे कीटाणुओं को सारे बैक्टीरियो को खा जा रहा है तो उसमें कीड़े मकोड़े इसके कारण नहीं पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ में दिव्य बात है, यही बात है। हाँ, ये है कि उसमें ही बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, ये जरूर दिव्य बात है। भाई बहुत सारी नदियां हैं भारत में, हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, बाकी में क्यों नहीं पाया जाता, ये थोड़ी सी रहस्य की बात है। लेकिन कीड़े क्यों नहीं पड़ते, ये अब रहस्य की बात नहीं रहेगी, क्योंकि पता चल गया कि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज पाया जा रहा है। तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज समझ में आई होगी। अब वायरस से होने वाले रोगों पर चर्चा करेंगे और कुछ टीके पर चर्चा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वायरस से होने वाले रोग बहुत महत्वपूर्ण है। और इस चीज को समझिए, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं था एग्जाम की दृष्टि से जितना कि वायरस से होने वाले रोग महत्वपूर्ण है। आइए उन्हें देखते हैं। अब वायरस से कुछ ऐसे रोग हैं जो स्पेशल वायरस से होते हैं और उन्हीं से प्रश्न मैक्सिमम पूछता है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। और दो ऐसे टीका हैं जिनसे कई बार प्रश्न बनते हैं, जैसे चेचक का टीका का किसने आविष्कार किया, पोलियो के टीके का आविष्कार किन लोगों ने किया, इस पर भी कई बार प्रश्न बने हैं। तो देखिए, जो पोलियो का टीका था, ठीक है, उस पर क्या हुआ कि जोनस साल्क और एल्बर्ट साबिन ने, रिपीट करता हूं मैं नाम, जोनस साल्क और एल्बर्ट साबिन ने पोलियो के टीके की खोज की। चीज़ों को 2 से 3 बार मैं इसलिए रिपीट कर देता हूं कि चीज़ें आपको रिपीटेड रहेंगी तो याद जल्दी होंगी। एक दो बार आप रिवाइज कर लेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। पोलियो के टीके की खोज जोनस साल्क और एल्बर्ट साबिन ने की। चेचक के टीके की खोज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर टीके से प्रश्न बनेगा, अगर 100 प्रश्न स्पेशल आज तक अगर बना होगा कि टीके की का आविष्कार या खोज किसने किया, तो ये मान किस लिए कि 90 बार तो अकेले ये एडवर्ड जेनर साहब आते हैं। क्योंकि चेचक बड़ा खतरनाक रोग पहले हुआ करता था, अब तो बहुत नॉर्मल सा हो गया है, हालांकि अभी भी होता है तो फिर हालत खराब होती है। तो चेचक की अगर बात करें तो चेचक की टीके की खोज किन्होंने की, तो एडवर्ड जेनर ने। रट्टा मारिएगा बहुत, IMP, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न अब तक नहीं कोई है, बार बार पूछा गया ये, एडवर्ड जेनर चेचक। बीमारियां, ये भी आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए कि वायरस से कौन सी बीमारी होती है, जीवाणुओं से कौन सी बीमारी होती है, कवक से कौन सी होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी होती है, इन सबको आपको याद करना पड़ेगा। तो बीमारी की अगर बात करें, देखिए लोग ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं इसको याद करने के लिए। आप मेरी बात को विश्वास रखिए, कोई भी ट्रिक काम नहीं आती एग्जाम में। इन केस आप ट्रिक से कुछ लगा लिए तो लगा लिए, वरना कुछ याद नहीं होता है। इसीलिए आपको चीज़ों को मल्टी टाइम रिपीट करके याद करना पड़ेगा। मेरी बात समझिए, जितने भी खतरनाक आपको बीमारियां नजर आएंगी, ठीक है, जितने भी खतरनाक जिनका मतलब अगर एक बार हो जाए तो या तो आदमी एक्सपायर हो जाता है या तो बहुत कम चांसेस होते हैं बचने के, वो सारी बीमारियां मुख्य तौर पे वायरस से होती है। जैसे देखिए, एड्स हुआ तो निकल पड़े, ठीक, या तो फिर बहुत रेयर केस है कि आप बचेंगे। पोलियो हो गया तो मरेंगे भले नहीं, लेकिन हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा, कुछ काम के नहीं रह जाएंगे। गलसुआ, ये थोड़ा सा नॉर्मल रोग है, ठीक है, फूल जाता है इधर से, लार ग्रंथियां इसमें प्रभावित होती हैं, किसमें, गलसुआ में। तो एड्स, पोलियो, गलसुआ। हेपेटाइटिस भी बहुत खतरनाक रोग है, चिकनगुनिया भी खतरनाक है, सर्दी जुकाम नॉर्मल हो गया है, ठीक है। तो देखिए, एड्स, पोलियो, गलसुआ, हेपेटाइटिस बी, चिकनगुनिया, सर्दी जुकाम। चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स दोनों एक से होंगे, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स क्या होंगे, एक तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। इबोला और निपाह, ये तो सीधे सीधे पता है कि नया वायरस था, 2019
के आसपास की घटना है जब इबोला पूरी तरह से फैला था। उसके बाद निपाह वायरस भी आया जो बहुत परेशान किया है। ठीक, तो इबोला और निपाह बहुत आसान होगा आपको याद करना। इसके बाद देखिए बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा और स्वाइन फ्लू बहुत महत्वपूर्ण है। बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, इसको एक सेगमेंट में याद कीजिए। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इन्फ्लुएंजा, थोड़ा सा आपको थप आ रहा है। बर्ड फ्लू, इन और स्वाइन फ्लू और इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा बातें समझ में आई ना, इन्फ्लुएंजा। आगे क्या है, डेंगू। डेंगू मच्छर से उत्पन्न होता है, सॉरी मतलब मच्छर के काटने से क्या होता है, फैलता है, मच्छर से होता नहीं है। जो डेंगू होते हैं, डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो क्या करते हैं, उस वायरस को मुंह में लाते हैं, काट के वायरस शरीर में डाल देते हैं। तो डेंगू से होता है, ये भी खतरनाक रोग है। प्लेटलेट्स नीचे जाती है और आदमी ऊपर जाता है। ठीक है, और इन सभी के ये पापा जी हैं कोरोना, इन सभी के पापा जी हैं। छोटे छोटे बच्चों के बड़े हमदर्द हैं, ये पास कराने में इनकी बड़ी अहमियत रहती है। तो बीमारियां आप समझ गए होंगे, एड्स, पोलियो, गलफुआ, हेपेटाइटिस, चिकनगुनिया, सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, इबोला, निपाह, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, कोरोना। ये लिस्ट आपको कंठस्थ होनी चाहिए। मैं कहूँ निपाह कोरोना और निपाह वायरस, बर्ड फ्लू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, चिकन पॉक्स वायरस, डेंगू वायरस, स्वाइन फ्लू वायरस। तो याद कैसे करेंगे आप, देखिए ध्यान से। एड्स आसान से होगा, याद ही होगा आपको। पोलियो मैंने कहा ना, ऐसे में जिसकी रोकथाम मतलब एक बार हो गया तो बड़ा मुश्किल है बचना, उसको आप सीधे सीधे तौर पर किस में डाल दीजिए, वायरस में डाल दीजिए। जैसे देखिए मैंने कहा एड्स, पोलियो, हेपेटाइटिस खतरनाक है, चिकनगुनिया, चिकन पॉक्स बड़े खतरनाक हैं, कोरोना पापा को जानते ही आप, इबोला, निपाह, बर्ड फ्लू, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, डेंगू, गलफुआ और सर्दी जुकाम। ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। बार बार इस दिन मैं रिपीट कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि वायरस का चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आए या ना आए, इतना तो रट्टा मारना ही मारना है अगर एग्जाम में ऐसे सवालों को करना है तो उम्मीद है कि चीजें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।